वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मॉड्यूल 4 इंसिडेंट रिस्पांस। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रिस्पांस जो है वो इंसिडेंट के हो जाने के बाद हमने कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं और कैसे उस इंसिडेंट के इम्पैक्ट से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, इसके ऊपर फोकस्ड है। तो इंसिडेंट रिस्पांस जो है वो हमारे पास उसको उस तक जाने से पहले हमें दो चीज़ें के बारे में क्लियर होना चाहिए। एक, हम इवेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, दूसरा इंसिडेंट का। इवेंट जो है वो एनी ऑब्जर्वेबल अकरेंस इन अ सिस्टम और नेटवर्क है, और इंसिडेंट जो है वो वायलेशन होगी और इमिनेंट थ्रेट होगा ऑफ वायलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट जो है वो इंसिडेंट है। तो अगर हमारे सिस्टम्स हमें इवेंट आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं तो हमने या हमारे जो सीम सॉल्यूशंस डिप्लॉयड हैं वो डिसाइड करेंगे उन डिफरेंट इवेंट्स कैन कोरिलेट टू एन इंसिडेंट। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं दोनों टर्म्स को, और इंसिडेंट डिक्लेयर होता है प्रॉपरली। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि डिज़ास्टर जो है वो भी डिक्लेयर होता है प्रॉपरली। जब तक डिज़ास्टर डिक्लेयर ना हो तब तक डिज़ास्टर का रिकवरी प्लान इनिशिएट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि इंसिडेंट रिस्पांस जो है ये नॉर्मली वो एरिया है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अक्सर सबसे कम रिसोर्सेज इन्वेस्ट करती हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप इंसिडेंट प्लानिंग करेंगे, इंसिडेंट रिस्पांस को प्लान करेंगे, तो आपके सामने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि डिड यू लूज़ एनी डेटा। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जाके पूछूं कि जी क्या आपने अभी तक कोई डेटा लूज़ किया है, हाउ मेनी इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड, आज तक कितने इंसिडेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट हुए हैं, कितने लोगों को डेटा लॉसेस के बारे में पता है कि जो लास्ट 1 ईयर में हुए हैं, डू वी नीड टू रिपोर्ट द लॉसेस एंड हाउ बिग इज़ द लॉस। तो ये सब बातें जो हैं इसके जवाब अक्सर आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं होते, और उसकी रीज़न ये है कि इंसिडेंट्स रिपोर्ट ही नहीं होते। इंसिडेंट्स रिपोर्ट ना होने की बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं होती। लेकिन इन एनीवेज जो आखिरी बात है कि हाउ बिग इज़ द लॉस, सवाल यहाँ पे है एसेट इवैल्यूएशन पे। हमारे लिए हमारा एसेट कितना इम्पॉर्टेंट है, उसी की बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने उसको सिक्योर करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है। तो एसेट की जो इवैल्यूएशन है वो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डेटा है या आपके लैपटॉप में पर्सनल पीसी के अंदर जो डेटा है, आपकी पर्सनल फाइल्स हो सकती हैं, कैन यू पुट अ वैल्यू ऑन योर डेटा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी देर सोचें कि आपके अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर जो डेटा है उसमें आपके पर्सनल इमेजेस हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं, डिग्रीज हो सकती हैं, ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो सकती हैं, उसके ऊपर आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। इस सवाल का जो जवाब है वो हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मिलता है थ्रू बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। और बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो 3 क्वेश्चंस को आंसर करता है। व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। और क्रिटिकल प्रोसेस आपको पता है क्या होते हैं, वो प्रोसेसेस के जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर सकता। What is the critical recovery time period of information resource in which business processing must be resumed before significant or acceptable losses are suffered। ठीक है, यानी आपके पास जो विंडो है रिकवरी की, वो टाइम कितना है कि जिसके अंदर आपने उन सर्विसेज को रिकवर करना है। अगर आपने ना रिकवर किया तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो दिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंटिन्यूटी प्लानिंग and which determines the recovery time objective, recovery point objective, maximum tolerable outage and service delivery objectives। ये 4 ही वो वेरिएबल्स हैं जिनके बाद ही आप कोई भी BCP DRP प्लान कर सकते हैं या आप इंसिडेंट रिस्पांस प्लान कर सकते हैं। ये चारों वैल्यूज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि ये है क्या।
इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। हमारे पास टाइमलाइन है ऑर्गेनाइजेशन की, उस टाइमलाइन के अंदर एक सर्विस जो है वो डिसरप्ट होती है इस पॉइंट पे, राइट। जब इस पॉइंट पे डिसरप्ट हुई तो जो सबसे पहला सवाल मेरा होगा वो ये होगा कि आपका आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है। और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जब मैं इस डिज़ास्टर या इस इंटरप्शन के बाद डेटा को रिकवर करने जाऊंगा तो कितने टाइम का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, 5 मिनट का, 3 मिनट का, आधे घंटे का। वो जो टाइम है ये कैलकुलेट करना पड़ता है आपका बीआईए को। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपके पास एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम है, अब उसके अंदर एप्लीकेशंस आर ओपन और हर 1 घंटे के अंदर फॉर एग्जांपल 20 एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं और मेरा सिस्टम क्रैश कर जाता है और मैं अपने सिस्टम को रिकवर करता हूँ तो मुझे जो मेरे इमेज बना था हार्ड डिस्क का रिकवरी का वो 1-1 घंटे बाद बनता है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे का जो डेटा है वो मेरे पास नहीं आएगा। तो उस 1 घंटे में जितने लोगों ने भी एप्लीकेशन फाइल की थी उन सब का डेटा लॉस हो गया और वो यही समझ के बैठेंगे कि हमने तो एडमिशन करवा दिया था लेकिन इन रियलिटी उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो इस सिलसिले के अंदर जो आपका आरपीओ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आरपीओ अगर मैं आपसे पूछूं एक बैंक का कितना होना चाहिए, बैंक के अंदर अगर 1 घंटे की ट्रांजैक्शंस मिस हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, कितना लॉस होगा बेतहाशा। ठीक है, तो इसलिए ये आरपीओ बहुत क्रिटिकल है। इसके बाद जब हमारी ये सर्विस इंटरप्ट हुई तो एक वेरिएबल जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सेप्टेबल आउटेज, इसका मतलब यह है कि एट मैक्सिमम हमारे पास सर्विसेज जो हैं वो रिकवर होने का टाइम कितना है। ठीक है, और डिज़ास्टर डिक्लेयर्ड डीआर प्लान एक्टिवेटेड। अब जब ये सर्विस इंटरप्ट हुई इसके कुछ टाइम बाद डिज़ास्टर डिक्लेयर हो गया और रिकवरी प्लान जो है वो एक्टिवेट हुआ। तो अब हमारे पास रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। डीआर प्लान के अंदर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो मेंशन्ड होगा कि कितने टाइम के अंदर आपने सर्विसेज को दोबारा अप करना है, क्रिटिकल सर्विसेज को। और क्रिटिकल सर्विसेज को अगर आप रिज्यूम कर लेते हैं इसी टाइम के अंदर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि ज़रूरी होती हैं किसी भी बीसीपी डीआरपी प्लान के लिए या इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स के जो स्टेप्स हैं वो 4 हैं। प्रिपरेशन है, इसमें आप प्रिपेयर करते हैं फॉर इंसिडेंट। इंसिडेंट को डिटेक्ट करने का टाइम है, फिर इंसिडेंट को कंटेन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप कंटेन करते हैं, जब कंटेन हो जाए उसके बाद आप इरेडिकेट करेंगे और फिर रिकवरी पे जाएंगे। एंड ये सब करने के बाद जो आखिरी स्टेप है वो आपके पास पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी है या रिपोर्टिंग है, और ये रिपोर्टिंग जाती है एज एन इनपुट अगेन इनटू योर प्रिपरेशन फेज। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये इंसिडेंट होगा तो यूल बी वेल प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्डनेस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टीम्स होती हैं, एक को हम इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम कहते हैं और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स है। इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम फुल टाइम रिसोर्सेज होते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशंस रखते हैं इंसिडेंट्स के, इंसिडेंट रिस्पॉन्स की प्लेबुक्स बनाते हैं और ट्रेन करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स को बेस्ड ऑन दी रिस्पॉन्स प्लेबुक्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स जो हैं वो नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि डेडिकेटेड टीम्स हों। ठीक है, तो परमानेंट रोल में नहीं होते, ये अपने मुख्तलिफ रोल्स में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो कोई प्रोग्रामर है, कोई जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेशलिस्ट है। तो उन लोगों को आप रन टाइम के ऊपर इकट्ठा करके और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर एज अ टीम लेके आते हैं। ईच टीम इज असाइंड टू रेलेवेंट इंसिडेंट। साइंस ऑफ इंसिडेंट क्या होंगे? साइंस ऑफ इंसिडेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑटोमेटेड डिटेक्शन कैपेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड या होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स हो सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या लॉग एनालाइजर हो सकते हैं। इंसिडेंट में ऑल्सो भी डिटेक्टेड थ्रू मैनुअल मीन्स सच एज प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय यूजर्स
और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपकी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स करेंगी। जितना ज़्यादा आप अपने यूज़र्स को इंसिडेंट से अवेयर रखेंगे, एक कल्चर बिल्ड करेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं दे फील कॉन्फिडेंट इन रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट रादर देन कि वो डरें कि जी अगर हमने इंसिडेंट रिपोर्ट किया तो हमारी ज़िम्मे लग जाएगा। तो इस किस्म के एटीट्यूड को और इस किस्म के जो कल्चर है उसको आपने डिस्करेज करना है, बल्कि आप इनकरेज करें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर दें। टू आइडेंटिफाई एन इंसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रोफाइल नेटवर्क एंड सिस्टम्स, आपके पास नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स की प्रोफाइल्स होंगी, यानी नॉर्मल बिहेवियर्स नेटवर्क्स का क्या है, कितनी बैंडविड्थ होती है, किस टाइम पे कितना थ्रूपुट है नेटवर्क का, कितना प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल की कितना बैंडविड्थ है, किस प्रोटोकॉल का कितना बैंडविड्थ जा रहा है। अंडरस्टैंड नॉर्मल बिहेवियर्स। नॉर्मल बिहेवियर्स के अंदर आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल्स भी देख सकते हैं, टाइपिंग स्पीड को देख सकते हैं, ब्राउजिंग स्पीड को देख सकते हैं, और उसके अलावा द साइट्स दैट दे आर एक्सेसिंग उसको देख सकते हैं। क्रिएट अ लॉग रिटेंशन पॉलिसी आपने करनी है। परफॉर्म इवेंट कोरिलेशन, जो मोस्टली सीम के अंदर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवेंट जैसे हम बात कर चुके हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंट एक्शन जो है अगर हमारे होता है सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर, इंसिडेंट नहीं, अभी वो इवेंट है। जब हम इवेंट की कोरिलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम इंसिडेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे। और कीप ऑल होस्ट क्लॉक्स सिंक्रोनाइज्ड, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि आपके पास जो इंसिडेंट्स हैं वो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से कोरिलेशन ना कर पाए। अगर हम ये सारे काम एक इंसानों के ज़रिए करें तो कितनी बड़ी टीम रिक्वायर्ड होगी, बेतहाशा बड़ी टीम। सिर्फ इवेंट कोरिलेशन के लिए हो सकता है हमें 5-6 लोग चाहिए हो एक साइजेबल बिजनेस में। तो ये जो है दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसके बजाय पे कोई सीम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं, और सीम सोल्यूशन ओपन सोर्स भी अवेलेबल है, तो वो यही सारे काम हमें ऑटोमेटेड वे में कर देते हैं। और सीम सोल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास सिक्योरिटी डिवाइसेस से भी लॉग लेते हैं, वो नेटवर्क डिवाइसेस से भी लॉग ले रहे होते हैं, सर्वर के भी लॉग कलेक्ट करते हैं और एप्लीकेशंस के भी करते हैं। इन सब को कलेक्ट करके और फिर इनके ऊपर जो है वो कोरिलेशन को लेके आते हैं इवेंट्स की। तो हमारे पास जो सीम सॉल्यूशंस हैं वो प्रोफाइल एंड नेटवर्क सिस्टम्स की प्रोफाइलिंग करते हैं, अंडरस्टैंड नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल ट्रैफिक के बिहेवियर को, क्रिएट अ लॉग रिटेंशन पॉलिसी, कितने अरसे तक लॉग को रखना है वो मैनेज होता है, परफॉर्म इवेंट कोरिलेशन। उसके बाद जब ये सारी जगहों से लॉग कलेक्ट कर लेता है तो देन वो एल्गोरिदम्स, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड और जो रूल्स हम उनको बताते हैं उन रूल्स की बेस के ऊपर वो अलर्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकता है ऑफ द इंसिडेंट्स। अगर आप एक सीम के फीचर्स जो ये प्रोवाइड कर रहा है इसको अगर आप मैन आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये एक पूरी टीम है जो कि एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करके दे रही है। और शायद फिज़िकली पॉसिबल ही ना हो रियल टाइम के अंदर इंसिडेंट को डिटेक्ट करना, लेकिन जो स्पीड सीम के पास होती है मशीन के अंदर रियल टाइम की, उसके अंदर हम इंसिडेंट को तकरीबन रियल टाइम के अंदर इंसिडेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैन आवर्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो 7 मैन आवर्स जो है वो एक मैन डे है, और 22 मैन डेज जो है वो एक मैन मंथ में होता है। अगर आप एज एन एक्टिविटी इन सब एट्रीब्यूट्स जिसके लिए अगर आप एक रिसोर्स पर्सन रखते हैं और जो उसको रिपोर्ट कर रहा है और उसको एनालाइज कर रहा है, उसको कन्वर्ट करें इनटू मैन मंथ्स, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। इससे बेहतर है कि आप ओपन सोर्स सीम सोल्यूशन डिप्लॉय करके और उसी के अंदर ये सारे इवेंट को रिलेशंस करें, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड्स वगैरह ये सब मैनेज करें। अब हम बात करते हैं अपनी डिटेक्शन एंड एनालिसिस के फेज की। तो जब आपके पास कोरिलेशन हो गई और इंसिडेंट्स आपके पास आना शुरू हो गए, डिटेक्ट होना शुरू हो गए, तो उस इंसिडेंट के डिटेक्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका रिस्पॉन्स है। आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, और जो रिस्पॉन्स है ये हमारे प्ले बुक्स में मेंशन्ड होता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स की प्ले बुक्स जो हैं उसके अंदर आपके पास इस हर इंसिडेंट के अगेंस्ट एक प्रॉपर
रिस्पॉन्स प्लान होता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पैम ईमेल का एक इंसिडेंट है होता है, ठीक है। तो उस इंसिडेंट के अंदर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पूफ्ड ईमेल, ये अगर इंसिडेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से हमारा डिफाइन ट्रस्ट इंडिकेटर्स शुरू हो जाएगा। और फिर हम इसी की बेस पे पूरा इंसिडेंट रिस्पांस का प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम डिटेक्ट के फेज़ पे आ जाएंगे और हम डिटेक्ट के फेज़ में देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ से आया, किस ईमेल से आया, किस आईपी से आया। फिर उसको एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर अटैचमेंट्स क्या हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे वन बाय वन। तो प्लेबुक जो है ये एक सिस्टमैटिक बुक है जो हेल्प करता है आपको इन रिस्पॉन्डिंग टू एन इवेंट। और कल को ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं है, कोई और आ जाता है, तो उसके लिए भी ये बेंचमार्क है जिसको देख के वो फ़ौरन ही सर डिसीजंस कर सकते हैं। ये डिसीजंस जो हैं ये मैनुअल भी होते हैं, और ये प्ले बुक्स जो है इसको आप अपने सीम सॉल्यूशंस के अंदर ऑटोमेट भी कर सकते हैं। फिर कंटेन का प्रोसेस है, तो कंटेन के अंदर आपके पास जो है वो किस तरीके से आप सर्वर्स को आइसोलेट करेंगे सिस्टम में, डेटाबेसेस को आइसोलेट करेंगे, मोबाइल डिवाइसेस को, या जो भी आपने एक्शन प्लान उसके अगेंस्ट रखना है, फायरवॉल के रूल्स बनाने हैं, आईपीस को ब्लॉक करना है रन टाइम के अंदर, तो वो सारा कुछ आप इस प्लेबुक के थ्रू कर सकते हैं। एक इंतहाई अच्छी एग्जांपल है, इसी किस्म की बहुत सी एग्जांपल्स आपको incidentrespons.com/playbook से मिलेगी। मालवेयर आउटब्रेक हो जाता है तो उसका इंसिडेंट प्लेबुक क्या होगी, वायरस आउटब्रेक, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस, रूट एक्सेस, इम्प्रॉपर यूजेज, इन सब की प्लेबुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप इन्हीं प्लेबुक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको अपने सीम सॉल्यूशन में ऑटोमेट भी कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ इंसिडेंट्स को मैनुअली देखना होता है, तो आइए अब उसको देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पैम ईमेल आई है, इस केस में हमारे पास पेपॉल की तरफ से ईमेल आई है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये पेपॉल की तरफ से ईमेल नहीं है, बल्कि ये तो नाम है जहाँ पे ईमेल का नेम लिखा होता है। एक्चुअल ईमेल जो है वो ये है, जो कि बड़ी ऑब्नॉक्शियस सी लग रही है। इसके अंदर ये एक अटैचमेंट है, इसका हमने एनालिसिस करना है। तो जब हम एक्चुअल पेपॉल की ईमेल देखते हैं तो वो इस किस्म की है, और ये जो है स्पूफ्ड या स्पैम ईमेल वो इस किस्म की है। ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया था केस चेंज एड्रेस, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप अपना एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट हमें दें, उसके अंदर अगर आप देखें तो जब हमने उसको वायरस टोटल के ऊपर अपलोड किया तो हमने देखा कि 58 एंटीवायरसेस में से किसी ने भी उसको मलिशियस डिक्लेयर नहीं किया, किसी के पास भी इसका सिग्नेचर नहीं पड़ा हुआ एज अ मलिशियस फाइल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी की मेटा डेटा को एक्सप्लोर करें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें एक हाइपर लिंक मिलता है जो कि शॉर्ट यूआरएल है। इस शॉर्ट यूआरएल को जब हमने एक्सपैंड किया तो ये इस किस्म का एक यूआरएल था। यहाँ पे अगेन पेपॉल इज़ नॉट द डोमेन, एक्चुअल डोमेन जो है वो ये है। तो ये स्पैम फिशिंग ईमेल है। तो इसको जब हमने अगेन वायरस टोटल पे एनालाइज किया तो हमने देखा कि 69 रिपोर्टिंग कंपनीज जो कि जिसमें बिट टोरेंट और एलियन वॉल्ट और साइबर क्राइम, बिट डिफेंडर और कैस्परस्काई, इन जैसे लोग हैं, ये सारी कंपनी 69 कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी ने इसको मलिशियस डिक्लेयर किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग के ईमेल अटैक्स को टेक्निकली डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू ट्रेन द यूज़र। फिर एक और एग्जांपल है, इसमें अगेन एक फिशिंग ईमेल है जिसमें ये यूआरएल आया हुआ है। इस यूआरएल को जब हमने एनालाइज किया, देखा तो तकरीबन 14 साइट्स ने हमें कहा कि जी ये मलिशियस है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, इसको जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता लगा कि जी सिर्फ जो है वो 70 में से 3 जो है कंपनीज उन्होंने इसको मलिशियस डिक्लेयर किया है। तो जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ये मलिशियस हैं तो आप इन्हीं सिग्नेचर्स को अपने सीम सॉल्यूशन के अंदर दे सकते हैं, और इसको हम थ्रेट इंटेलिजेंस कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी कहते हैं। तो हमारे केस के अंदर इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस क्या होंगी? अगर मुझे इस फाइल का पता लग गया है
कि ये जो है वो एक किस्म की मलिशियस फाइल है, तो मैं इसका ये हैश उठाऊंगा, इसका एक इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बनाऊंगा, और इसके साथ ही जिस ईमेल से ये आया, जिस डोमेन नेम से ये आया, और जिस आईपी से ये जो है वो जनरेट हुआ, ये सारे मिल के मेरा इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्रिएट कर देगा। और नेक्स्ट टाइम अगर इस किस्म की फाइल किसी भी यूज़र को आती है, रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा और वो फाइल जो डिस्कार्ड हो जाएगी। अब एक सिनेरियो देखते हैं एक इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑन अ ट्यूसडे मॉर्निंग अ न्यू वर्म इज रिलीज्ड, इट स्प्रेड्स इटसेल्फ थ्रू रिमूवेबल मीडिया एंड इट कैन ऑक्यूपाई इटसेल्फ एंड इट कैन कॉपी इटसेल्फ टू ओपन विंडोज शेयर्स. When the worm infects a host, it installs a DDoS agent. The organization has already incurred widespread infections before antivirus signatures become available several hours after the worm started the spread. यानी कि ये ऐसा वर्म है कि जिसके अभी तक एंटीवायरस के पास सिग्नेचर्स नहीं पड़े हुए. तो हाउ वुड द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम आइडेंटिफाई ऑल इन्फेक्टेड होस्ट? कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाउ वुड द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वर्म from entering the organization before antivirus signatures were released? तो आप क्या करेंगे, आप इस फाइल को उठाएंगे, इसका इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस निकालेंगे, हैश कैलकुलेट करेंगे, जिस आईपी जिस ईमेल से ये रिसीव हुआ है उसको लेंगे. ये 3-4 चीज़ें जो है आप फीड करेंगे टू योर सीम या आईडीएस, और वहाँ से ये ब्लॉक हो जाएगा एनी फर्दर नेटवर्क पे जहाँ भी इसके सिग्नेचर मिलेंगे, ये इसको ब्लॉक करता चला जाएगा. ठीक है, आप अपने सिनेरियोज भी क्रिएट कर सकते हैं इसी की बेस पे. फिर डिजिटल एविडेंस रेडीनेस जो है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 8 और 13, 14 एंड 18, ये सेक्शंस जो हैं इन सब में डिजिटल एविडेंस इम्पॉर्टेंट है. इसके बगैर आप जो है किसी भी केस को नहीं डील कर सकते. और पीका का जो सेक्शन 32 है वो रिक्वायर करता है मेंटेनिंग ऑफ ट्रैफिक डेटा बाय सर्विस प्रोवाइडर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ओनर्स. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 1 साल के डेटा हो. और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ना सिर्फ ये कि 1 साल का डेटा मेंटेन करना है, बल्कि उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि उसकी ओरिजिनलिटी इंटैक्ट हो. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 और 6 है, उसके अकॉर्डिंगली ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा जो है वो भी इंश्योर करनी लाजमी है फॉर द सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, अगर वो नहीं करते तो फिर फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है. Without the availability integrity of log, digital evidence will not be permissible in court. अगर आपके पास लॉग्स पड़े हैं लेकिन कोई उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर देता है कोर्ट में, तो कोर्ट से उसको एज एन एविडेंस निकाल दिया जाएगा. Therefore ज़रूरी है कि आपके पास जो लॉग्स हैं आप उसकी इंटेग्रिटी को इंटैक्ट करने के लिए हर पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो देखें. और नॉर्मली जो प्रोसेस का होता है वो डिजिटल एविडेंस रेडीनेस का होता है, जिसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं वो सिनेरियोज़ के जहाँ पे हमें डिजिटल एविडेंस को रखने की रिक्वायरमेंट होगी, फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है. उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अवेलेबल सोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एविडेंस जिनकी हमें ज़रूरत होगी, और डिटरमिन द एविडेंस कलेक्शन रिक्वायरमेंट कि कल को अगर हमने कलेक्ट करना होगा तो क्या हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए होगा, कैसा हार्डवेयर चाहिए होगा, कैसे कॉपी करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, वो सारा कुछ हमें डॉक्यूमेंट करना है. इस्टेब्लिश कैपेबिलिटी ऑफ सिक्योरली गैदरिंग लीगली एडमिसिबल एविडेंस टू मीट द रिक्वायरमेंट. अब जाहिर बात है, अगर आपने एक नेटवर्क के लॉग्स को कलेक्ट किया और उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं की, तो भी आपका एविडेंस जो कोर्ट में परमिसिबल नहीं होगा. इसलिए ज़रूरी है कि इन स्पेशली जैसे हमने पॉइंट 1 में कहा कि डिफाइन द सिनेरियोज दैट रिक्वायर डिजिटल एविडेंस. ज़रूरी नहीं है कि आप हर ही डिजिटल लॉग जो है वो आपका एविडेंस के तौर पे यूज़ हो, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, कम से कम उनके लिए आप इन सब स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें. Establish a policy for secure storage and handling of potential evidence.
इंश्योर के monitoring is targeted to detect and deter major incidents, specify circumstances when escalation to a full formal investigation should be launched. आपके पास पहले से होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड. ट्रेन द स्टाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने स्टाफ को ट्रेन नहीं किया तो आपका एविडेंस जो है वो हो सकता है कि हैम्पर हो जाए और लीगली कोर्ट के अंदर वो परमिसिबल ना रहे. जिसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका एक सिस्टम है उसके अंदर मालवेयर इन्फेक्ट हुआ, अब आपने उस सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन करना है, चलते रहने देना है, या आपने पावर का जो प्लग है वो निकालना है. इस किस्म के जितने भी डिसीजंस हैं ये आपके इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के अंदर मौजूद होने चाहिए पहले से. और फिर उसके बेस पे आपकी जो इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम है वो आपकी इंसिडेंट रिस्पांस टीम को ट्रेन करेगी ताकि वो सही तरीके से इंसिडेंट को हैंडल कर सकें. डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस बेस्ड केस डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. और फिर इंश्योर कि जो लीगल रिव्यू है किसी भी थर्ड पार्टी लॉयर से या NR3C के किसी ऑफिसर को बुला के आप इंश्योर कर लें कि जो आपने ये पूरा प्रोसेस किया है उसके बाद जो आपका एविडेंस है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं. अगर कोई कमी खामी है तो उसको आप जो है वो एड्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आते हैं उन डायरेक्टिव्स को फॉलो करना इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट. ठीक है. Owner of information system who is not licensee of authority to follow directives issued by the federal government. Subsection 2 states that further that any owner of information system who is not licensee of authority violates shall be issued under section पर 10 million rupees का फाइन हो सकता है और उसके बाद जेल भी हो सकती है. अच्छा, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं इन पे अमल करना जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. जैसे एक केस ये हुआ था कि जिसमें OPF के सर्वर हैक हुए थे तो फेडरल की तरफ से जो NTC है जहाँ पे जो डेटा सेंटर है उसकी तरफ से डायरेक्टिव्स आए थे मैनेजर IT को कि जी आपका सर्वर जो है उस पर वनरेबल एप्लीकेशंस हैं एंड कैन बी हैक्ड, लेकिन उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया. तो जब वो सिस्टम्स वो पूरा सर्वर हैक हुआ तो जो लीगल एक्शन था वो उस मैनेजर IT के अगेंस्ट लिया गया. उसकी रीज़न ये थी कि ही डिडंट फॉलो दी फेडरल गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स थे उसको. दैट्स इट. हमारा मॉड्यूल 4 भी यहाँ पे इख्तिताम करता है और अब हमारा मॉड्यूल 4 जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है. अब हम हैंड्स ऑन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की तरफ जाएंगे. ये मॉड्यूल 4 तक जितनी नॉलेज थी ये आपकी बेस थी. इस नॉलेज की ही बेस पे आप आगे जितनी भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जितनी फील्ड्स में जाएंगे यही नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगी. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक.